नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो है कि हम लोग ये पूर्वानुमान लगा रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि जो देश की जनता है वो बहुत जागरूक है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती से पकड़े रहना चाहती है, देश की जनता देश के संविधान को प्यार करती है, ऐसा हम मानते थे। लेकिन अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। अब देश के हर कोने से ये रुझान आने शुरू हो गए हैं कि वास्तविकता में जो हमारा पूर्वानुमान था कि लोग देश के लोकतंत्र को प्यार करते हैं, संविधान को प्यार करते हैं, देश का जनमानस तानाशाही को पसंद नहीं करता है, ये विविधता वाला देश है, ये बहुत सारे संस्कृति और सभ्यताओं वाला देश है, ये अलग अलग खान पाना वाला देश है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर इतनी ज्यादा विविधताएं हैं। और ये हम लोग मानते थे कि इसके अंदर तानाशाही नहीं आ सकती और लोकतंत्र और संविधान ही इस देश के मुख्य केंद्र बिंदु होंगे। लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे थे जो ये मानते थे कि नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर तानाशाही आई, जिस प्रकार से चीन के अंदर तानाशाही आई, रूस के अंदर तानाशाही आई, वहां चुनाव हुए, लेकिन चुनाव ऐसे हुए कि एक नाटक हुआ चुनाव का और उसके बाद एक तानाशाह पुतिन साहब ने नॉर्थ कोरिया में और चीन में ऐसे ऐसे शासकों ने सत्ता का भार संभाला जो लोकतांत्रिक नहीं थे लेकिन तानाशाह थे, लेकिन चुनाव के मातहत जीते। क्या यह भारतवर्ष में संभव था? यह प्रश्न था। आज इस प्रकार के संकेतक हर प्रदेश से मिल रहे हैं। उसमें आप ये देखें, अगर आप हरियाणा के किसी भी लोकल आदमी से बात करें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो भारतीय जनता पार्टी 3 महीने तक पहले ये सोच रही थी कि जनता के बीच में इतना आतंक है, जनता इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस नहीं करती और न कर सकती है। हमने विपक्ष को बिल्कुल धन विहीन कर दिया है, शक्ति विहीन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल भेज दिया है, 4 को भेजा, 1 को जमानत मिली और 2 को ईडी ने और सम्मन भेज दिया। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी को हम जेल का डर दिखा के, धमका के उनको चुप करा लेंगे और कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है उसके धन स्रोतों को बंद करके हम कांग्रेस का मुंह चुप करा देंगे, बंद करा देंगे। और एक ऐसा चुनाव होगा 2024 का कि एक तरफ तो ऐसी पार्टी होगी जिसके पास धन का अंबार होगा, जिसके पास कार्यकर्ता होंगे और जिसके पास आरएसएस जैसा एक मजबूत संगठन होगा, बूथ लेवल वर्कर्स होंगे, पन्ना प्रमुख होंगे। और उसके बाद एक धन विहीन पार्टी जिसके उन नेताओं के ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा, भारतीय जनता पार्टी वाले ये सोचते थे। लेकिन अगर आज दुष्यंत चौटाला जी को देखें, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी जो आईएनएलडी से अलग हुए थे और हरियाणा के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन और सत्ता से हटाने का वादा करके जनता के बीच में गए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतों का विभाजन किया था और कांग्रेस जिसको 30 सीटें मिली थी 90 में से, और अगर दुष्यंत चौटाला जी मैदान में न होते तो शायद वो सत्ता में आ जाते, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए 10 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के वोट उन्होंने लिए और चुनाव होने के बाद वो 10 अपने विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सत्ता संभाली। जब चुनाव नजदीक आया तो उन्होंने महसूस किया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं और जिस प्रकार 13 महीने किसानों को तड़पाया गया और अभी हाल समय में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने पंजाब सीमाओं के अंदर कीलें गाड़कर, बोल्डर्स लगाकर
पंजाब के किसानों को जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था दिल्ली से आने पे रोका, तब दुष्यंत चौटाला उनके साथ थे, लेकिन अब अभी उन्होंने साथ छोड़ा ये सोचकर कि फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष के वोट को वो बंटवारा करेंगे, कांग्रेस का नुकसान कराएंगे और चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन जनता का रोष, इतनी बुद्धिमान जनता देश की है कि जहां जहां दुष्यंत चौटाला जा रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के, उनका विरोध हो रहा है, किसान उन्हें गांवों के अंदर खदेड़ रहे हैं। उनके जो हरियाणा प्रदेश जजपा के अध्यक्ष हैं, जो काफी सालों से थे अध्यक्ष और पहले विधायक भी रहे, वो भी जननायक जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। 2 विधायकों के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी है हरियाणा के अंदर, यही स्थिति जननायक जनता पार्टी की है। और एक प्रकार से कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के और जजपा के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति किसान दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस नहीं लड़ रही है, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव जो लड़ रही है वो जनता लड़ रही है। हरियाणा के अंदर की ये स्थिति, यही स्थिति राजस्थान के अंदर की है। राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पे पुराने पुराने ऐसे नेता जो कभी चुनाव हारे नहीं, वो या तो कांग्रेस में चले गए, जो पिछली बार 2-2, 3-3 लाख वोट से जीते थे, उन्होंने जमीन की धड़कन को पहचान लिया और कांग्रेस में चले गए, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया, अपने टिकट वापस कर दिए। इसी प्रकार की परिस्थिति आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए। उत्तर प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी अंदाजा लगा रही थी कि पिछली बार जो उन्हें 65 सीटें मिली थी उसमें बढ़ोतरी करेगी, घोसी के अंदर की यह स्थिति है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वहां पे जनता के सामने उठक बैठक करनी पड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर को गेहूं के जो फसल है उसको काटना पड़ रहा है, जैसे हेमा मालिनी ने मथुरा के अंदर काटा था। इसका मतलब यह है कि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। और ओपी राजभर के बेटे को वहां जो पाठक जी खड़े थे, उन्होंने कहा झुक के जनता से माफी मांगो, उन्होंने झुक के माफी मांगी। उन्होंने कहा नहीं, और नीचे जाओ, अपना सिर और नीचे झुकाओ। इसका माने जनता इस बार का चुनाव लड़ रही। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में हो रही। और अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर, यह सोचा जा रहा था कि पप्पू यादव के साथ क्या खेल हुआ, और वहां पे जो बीमा भारती को टिकट दिया गया पूर्णिया के अंदर, और पप्पू यादव जिन्होंने इंडिपेंडेंट थे और जिनकी पत्नी कांग्रेस की राज्यसभा की मेंबर है, और उन्हें टिकट नहीं मिला बल्कि बीमा भारती को मिला। तो यह सोचा जा रहा था कि पप्पू यादव और बीमा भारती के चुनाव में जो खुशवाहा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन आज परिस्थिति यह बन रही है कि पप्पू यादव का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता पैसा इकट्ठा कर रही है, जनता घर घर जा रही है। और जब बूथ में इलेक्शन होगा तो मुझे ऐसा लगता है, जो सूचना मिल रही है पूर्णिया से, कि पप्पू यादव के लिए जनता खुद बूथ लेवल वर्कर बन रही है, खुद ही पैसा इकट्ठा कर रही है और खुद ही चुनाव लड़ रही है। अब आप स्थिति देखिए हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी के अंदर यह माना जा रहा था, या हिमाचल प्रदेश में माना जा रहा था, कि हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक जो कांग्रेस के थे और 3 विधायक जो इंडिपेंडेंट थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने सिंघवी साहब को इलेक्शन हराया, राज्यसभा में वोट बराबर हुए, 34-34 हुए, और उसके बाद लॉटरी से नाम खुला और उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी के उन हर्ष महाजन साहब की हुई, जो पहले कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे। लेकिन जैसे आज एक परंपरा बन गई है कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, लोकसभा के टिकट पाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाले हैं वो दरी बिछाते रहते हैं। लेकिन वहां परिस्थिति ये बन गई है कि जिस प्रकार से सोचा था कि एक हवा होगी, और मंडी के अंदर कंगना रनौत को टिकट दिया गया, और ये सोचा गया कि कंगना रनौत को टिकट मिला है और उधर कांग्रेस के अंदर विघटन है और सुक्खू साहब के ऊपर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है, उनके 6 विधायक रिवोल्ट करके चले गए हैं। और आज परिस्थिति यह बन गई है कि कंगना रनौत को अपने क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर यह अफवाह उड़ाई गई
कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसका माने प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसका माने कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वस्तुस्थिति जब सामने आई तो यह पता चला कि प्रतिभा सिंह अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को वहां इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर रही हैं और विक्रमादित्य सिंह ने जो वहां से विधायक थे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने की न केवल इच्छा व्यक्त की है बल्कि कंगना रनौत पे एक बहुत बड़ा हमला बोला है। कंगना रनौत के जो खान पान के बारे में उनका विचार रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पे हिंदू ज्यादा पॉपुलेशन है और मुसलमान पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए हिंदू मुसलमान कार्ड वहां नहीं चलता। लेकिन जब हिंदुत्व की बात होती है तो गौमांस की बात भी होती है, और वहां पे जब ये प्रश्न उठा और कंगना रनौत जी ने फिर विक्रमादित्य सिंह पे कहा और विक्रमादित्य सिंह जी ने जो कंगना रनौत पे कहा, इसका माने ये बात भी छूटी थी कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि विक्रमादित्य सिंह खुद इलेक्शन लड़ने में सामने आ गए हैं, कंगना रनौत को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार की स्थिति बरेली के अंदर है, जहां गंगवार साहब, जो संतोष गंगवार पुराने 7-8 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बड़े पॉपुलर लीडर थे, उनका टिकट काट के एक नए गंगवार साहब को टिकट दे दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो गंगवार साहब के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं। गंगवार साहब अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे कैसे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो जनता का रोष है, जनता का जो प्रतिक्रिया है, जनता ये समझ रही है कि आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से अपंग बनाया जा रहा है, कांग्रेस को जिस प्रकार से अपंग बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से आरजेडी प्रमुख को, लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने की तैयारी चल रही है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां वो इतने ज्यादा मति भ्रम में चले जाते हैं कि जहां 543 सीटें लोकसभा की हैं, वो कहते हैं मोदी जी इस बार आप 4000 सीटें जीतेंगे। तो इसका मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो गलती करके चले गए हैं बीजेपी के साथ, आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो ये समझ नहीं पा रहे वो क्या बोल रहे हैं। यही स्थिति आपकी पंजाब में है। अमरिंदर सिंह जी की पत्नी जो चुनाव लड़ रही है पटियाला से, और आप जानते ही अमरिंदर सिंह महाराजा पटियाला कहे जाते हैं, और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अरुण जेटली को भी चुनाव हराया था जब वो कांग्रेस के कैंडिडेट अमरिंदर सिंह थे और बीजेपी के कैंडिडेट जेटली साहब थे, और 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया था। आज उनकी पत्नी परनीत कौर को वहां इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है किसानों की कि वो क्षेत्र में नहीं जा पा रही। पंजाब के अंदर भी गांवों के अंदर और क्षेत्र में घूमने में भारतीय जनता पार्टी के लोग असमर्थ हैं, और क्योंकि अकाली दल ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, और आज अकाली दल की भी यह परिस्थिति हो गई है कि पंजाब की 13 सीटें पूरी तरह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ हो गई हैं, या तो बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी में चले गए हैं या कांग्रेस में चले आए हैं। ये पंजाब की स्थिति है। मध्य प्रदेश के अंदर जहां सोचा जा रहा था कि राजस्थान के तुलना में कमजोर स्थिति में कांग्रेस होगी, जब राहुल गांधी की आज मीटिंग हुई है तो लाखों की भीड़, और ये देख के लग रहा है कि इस बार का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है। देश को तानाशाही से बचाने के लिए, देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, देश के अंदर संविधान को बचाए रखने के लिए जनता खुद उठ खड़ी हुई है। और जनता को जिस प्रकार से 1977 में लगा था कि इंदिरा जी की जो इमरजेंसी थी वो देश के लिए हितकारी नहीं थी, इस देश के अंदर एक तंत्र नहीं चल सकता, उन्होंने जिस प्रकार से इंदिरा जी को हराया था वही परिस्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है, जो गुजरात जैसा स्टेट जहां पे सोचा जा रहा था कि सबसे ज्यादा सेफ स्थिति में बीजेपी है, वहां पे 3-3, 4-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिकट मिलने के बाद टिकट वापस कर रहे हैं, और जिनको टिकट मिला है उनका भी इतना ज्यादा विरोध हो रहा है कि वो भी ये नहीं समझ रहे हैं कि इलेक्शन कैसे लड़े। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्षत्रिय समाज के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की थी है, जो कि किसी भी समाज के प्रति, अपने हिंदू भाई, अपने हिंदुस्तानी भाई या मुसलमान या सिख के भाई खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतनी आदत पड़ गई है मुसलमानों को गाली देने की, सिखों को खालिस्तानी कहने की और इस प्रकार की बात करने के लिए, कि उन्होंने देश के सबसे मजबूत स्तंभ क्षत्रियों के खिलाफ ऐसी बात की कि आज पाटीदार और क्षत्रिय आमने सामने खड़े हो गए हैं। क्षत्रियों की आबादी करीब 10% है गुजरात के अंदर और 17-18% पाटीदारों की है। क्षत्रिय समाज की छत्राणी जो है वो जौहर करने के लिए तैयार हैं, और जो
पाटीदार मोहल्ले हैं उनके अंदर बैनर्स लग गए हैं कि वी स्टैंड विद ये जो अपने नेता हैं उनके रूपाला जी, और क्षत्रिय समाज उनके विरोध में खड़ा है, कह रहा है कि रूपाला जी को पार्लियामेंट का जो टिकट दिया है वापस ले भारतीय जनता पार्टी, वरना भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। और इस अभद्र टिप्पणी के बावजूद रूपाला जी को नहीं, और वहां पे दो हिंदुओं के समुदाय आपने सामने खड़े हो गए। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जाट बनाम नॉट जान बनाने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर यादव बनाम छत्तीस बिरादरी बनाने की कोशिश की गई, उसी प्रकार से गुजरात के अंदर एक जाटों, वहां पे क्षत्रियों और पाटीदारों के बीच में युद्ध कराने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि विश्वास हट गया है। उन्हें पता है मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, सिखों के वोट नहीं मिलेंगे, क्रिश्चियनों के वोट नहीं मिलेंगे, दलितों के वोट नहीं मिलेंगे, आदिवासियों के वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन हिंदू समाज के अंदर भी जातीय संघर्ष करा के किस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये समझना बहुत मुश्किल है। यहां तक स्थिति है कि कर्नाटका स्टेट, जो कि दक्षिण का एकमात्र राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना थी, पहले ईश्वरप्पा जी के साथ हुआ, फिर सदानंद गौड़ा जी के साथ हुआ, और प्रहलाद जोशी के खिलाफ उनके क्षेत्र में लिंगायतों के सबसे बड़े संत इंडिपेंडेंट की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। और कर्नाटका के अंदर सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी की तो लिंगायत सपोर्ट है, और लिंगायतों के बड़े संत अगर उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका माने वोकलिंगा वोट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो चले गए हैं डीके शिवकुमार के साथ। कुरबा वोट मिलेंगे नहीं क्योंकि वो चले गए हैं सिद्धारमैया के साथ। मुसलमान वोट वैसे ही आपको नहीं मिल रहे, दलित वोट इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि वहां पे ये हैं अपने परमेश्वरन जी हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और लिंगायत वोट में लिंगायत सीर आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कर्नाटका के अंदर की स्थिति को आप नाप सकते हैं। तेलंगाना के अंदर की यह स्थिति है कि इतने ज्यादा बीजेपी और बीआरएस के नेता और लोग सारे के सारे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी हैं वो माला पहनाते पहनाते और लोगों को वेलकम करते करते थक रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि वहां पे जितने विधायक हैं 90% विधायक बीआरएस के कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जनता जिस प्रकार से जागृत हो गई है, जिस प्रकार से जनता को लगा है कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा है 400 सीटें मिलेगी तो संविधान को हटा देंगे, उसकी वजह से जो देश में संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए जनता है वो खड़ी हो गई है। और ये लड़ाई अब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी की नहीं रह गई है, ये जनता बनाम बीजेपी हो गई है। और आप जानते हैं लोकतंत्र के अंदर जीत जनता की होती है, जनता जनार्दन होती है, इसलिए जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, आशा आपको भी दिखाई पड़ेगा, अपने क्षेत्र में भी देखिएगा और आपको क्षेत्र में देख के पता चलेगा कि जो 3 महीने पहले की हवा थी और आज की हवा जो है बिल्कुल बदल चुकी है। और अगले 15-20 दिन के अंदर ऐसी हवा बदलेगी कि उसके बाद एक तरफा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लोगों की जीत होगी, और जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरे आपसे प्रार्थना है। अब देखें हैं वही है, वही जो राम रचि रखा, परमेश्वर क्या चाहते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा और संविधान को हटाने वाले हारेंगे। प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।